लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले से पहले बदल गई टीम इंडिया की प्लेइंग 11। आखिरकार तीसरे टेस्ट से 2 प्लेयर्स की हो गई है छुट्टी, तो बुमराह समेत इस स्टार बल्लेबाज की टीम इंडिया में हो गई है एंट्री। आखिरकार किस खिलाड़ी की अब टीम इंडिया में एंट्री होने जा रही है? बुमराह प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर टीम में जगह बनाएंगे, तो आखिरकार वो कौन सा खिलाड़ी है, कौन सा वो बल्लेबाज है जो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में आपको लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले में खेलता हुआ नजर आने वाला है? ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। और भारतीय टीम मैनेजमेंट ने एक दिन पहले मैच से क्या फैसला किया है, वो किस तरीके से अपने आप को लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले के तैयार कर रहे हैं ताकि सीरीज में बढ़त बनाई जा सके, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो अगले कुछ मिनटों तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल में पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि पहला टेस्ट मुकाबला जब हम हेडिंग्ले में हारे लीड्स में, तो उसके बाद ये सबको मन में आने लगा था कि ये टेस्ट सीरीज तो अब आराम से इंग्लैंड जीतेगा। इंग्लैंड के एक्सपर्ट्स, पूर्व क्रिकेटर्स की तो बात छोड़ ही दीजिए, मीडिया वाले भी जो है वो भारतीय टीम पर हावी होने की कोशिश करने लगे। नतीजा ये हुआ कि भारतीय टीम ने इसका बदला बखूबी लेते हुए नजर आई एजबेस्टन में। बर्मिंघम के एजबेस्टन में जब ये टेस्ट मुकाबला खेला गया, तो वहां पर भारत ने 336 रनों के विशाल अंतर से इंग्लैंड को पराजित कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है, और लॉर्ड्स के मैदान पर भारतीय टीम जब पहुंची है, तो वहां पर अब बुमराह का भी इंक्लूजन टीम में होने वाला है। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से पिछले मुकाबले में जहां पर ऐसा पाटा विकेट था, जहां पर गेंदबाजी करना गेंदबाजों के लिए कब्रगाह से कम नहीं था, वहां पर आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने मिलकर के 17 विकेट निकाले। दोनों गेंदबाजों की बात करें तो जिस तरीके से गेंदबाजी पहली पारी में मोहम्मद सिराज ने किया, 6 विकेट का हॉल निकाला, तो दूसरी पारी में आकाशदीप ने भी 6 विकेट का हॉल निकाला, और दोनों बड़े बड़े बल्लेबाजों का शिकार करते नजर आए। खास बात तो ये रही कि जब आपको पता ही है कि 20 विकेटों में 17 विकेट से इन दोनों गेंदबाजों के हैं, तो मतलब ये है कि बाकी कोई टेलेंडर या बल्लेबाज या कौन है आउट हुआ है उसका सवाल ही बनता नजर नहीं आता है। तो इन दोनों गेंदबाजों ने अपना कहीं ना कहीं वर्चस्व दिखाया इंग्लैंड के ऊपर में। लेकिन इंग्लैंड के ऊपर में भारतीय टीम की जीत के साथ साथ अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी का बड़ा योगदान रहा, जिसमें शुभमन गिल की बल्लेबाजी की बात कर ली जाए, केएल राहुल हो गए, जायसवाल हो गए, उसके अलावा अगर आप देखें ऋषभ पंत की बात आप कर सकते हैं, जडेजा ने शानदार पारी खेली दोनों ही पारियों में। तो ऐसे में सबका अलग अलग रुतबा रहा है खेलने का और साथ में योगदान का। लेकिन जब तीसरे टेस्ट मैच में आप जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे ही प्लेयर्स रहे जिनके बारे में सवाल उठते रहे कि आखिरकार उन प्लेयर्स का क्या होगा। तो उसको लेकर के जब टीम मैनेजमेंट ने जो मंत्रणा की है, उस पर क्या कुछ हुआ है मैं आपको बता रहा हूं, और मैं आपको वो प्लेइंग 11 बताऊंगा जहां पर कि आप जान जाएंगे कि आखिरकार किस प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया जो है वो उतरने जा रही है तीसरे टेस्ट मुकाबले यानी कि लॉर्ड्स के ग्राउंड के ऊपर में। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि बुमराह का आना कंफर्म था ऑलरेडी। ये तो शुभमन गिल ने भी पोस्ट मैच शो में बोल दिया था कि भाई शुभमन गिल कंफर्म है अगले मैच में खेलेंगे। मतलब अब कि आपकी जो तेज गेंदबाजी आक्रमण की तिकड़ी इस बार होने वाली है, वो आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की होने वाली है। बुमराह आ जाएंगे प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर। प्रसिद्ध कृष्णा वैसे भी ड्रॉप होते, बुमराह आते या ना आते, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने पिछले दोनों टेस्ट मुकाबलों में औसत से भी निचले दर्जे का परफॉर्मेंस किया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर बुमराह तो आ जाएंगे, क्या टीम में कोई और परिवर्तन होना चाहिए? तो टीम में ऐसे ही देखा जाए तो 2 परिवर्तन की बात तो जो है वो कही जा रही है कि 2 परिवर्तन और होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ जो चेंजेस हैं वो 3 हो सकते हैं। लेकिन जो जानकारी निकल के सामने हमारे पास में आ रही है इस वक्त लॉर्ड से, वो ये है कि 2 ही परिवर्तन किया जाएगा। और दूसरा जो परिवर्तन होने वाला है, वो परिवर्तन बताया जा रहा है इस वक्त मेरे पास जो जानकारी उसके मुताबिक, कि करुण नायर पर फैसला किया जाना है कि क्या करुण नायर को खिलाया जाए या ध्रुव जुरेल को बतौर प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पर टीम में रखा जाए। हम सबको पता है कि ध्रुव जुरेल के पास जो टेम्परामेंट है टेस्ट क्रिकेट खेलने का, टेस्ट अच्छा खेलते हैं, दबाव को सोखते हैं, और हम सबको मालूम है कि पास्ट में ही परफॉर्मेंस अच्छा कर चुके हैं। और इंग्लैंड की टीम के खिलाफ में भी, भारत के दौरे पर जब इंग्लैंड टीम आई थी, तो वहां पर भी ध्रुव जुरेल ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था, और ध्रुव जुरेल को हमने नेट में भी खूब देर तक बल्लेबाजी करते हुए देखी थी। तो दूसरा परिवर्तन जो है ये ध्रुव जुरेल के रूप में हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जडेजा भी खेलेंगे, सुंदर भी खेलेंगे, क्या 2 स्पिनर खेलेंगे, और आपको क्या कुलदीप यादव को नहीं खिलाना चाहिए? तो जो पिच देख करके लग रहा है वो ये है कि कितनी भी घास काट दी जाए, लॉर्ड्स जो अपना ट्रेडिशनल अंदाज रखता है अपने पिच के को लेकर के, वो उनका जारी रहेगा। मतलब घास तो जरूर रहेगा, साथ ही साथ स्पाइसी ये विकेट होने वाला है। मतलब कि कैरी भी रहेगा, बाउंस भी रहेगा, ये विकेट पे थोड़ा पेस भी रहेगा, यानी कि गेंद जो है वो ज्यादा देर तक हरकत कर सकती है। चूंकि घास रहेगा तो जल्दी गेंद लूज नहीं करेगी अपना शेप, जल्दी जो है वो अपने पुराना नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब ज्यादा देर तक गेंद ठोस रहेगी, ज्यादा देर तक गेंद जो है वो हरकत करेगी, और उसमें बल्लेबाजों को परेशानी होगी। तो इस केस में क्या
तीसरा स्पिनर खिलाना जो है वो वाजिब है। अब सवाल यह है कि तीसरा स्पिनर अगर आप खिलाएंगे तो क्या नीतीश कुमार रेड्डी को आप ड्रॉप करेंगे, या फिर अगर आप दो स्पिनर के साथ जा रहे हैं तो फिर क्या आप रिस्क लेंगे कि कुलदीप और जड्डू में से किसी एक को बाहर करके कुलदीप को लाया जाए? चूंकि कुलदीप एक शानदार स्पिनर है और मेरी नजर में कुलदीप यादव की जगह तो टीम में बनती है, लेकिन ये विकेट देखकर लगता नहीं है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट जो है वो कुलदीप यादव को खिलाने के मूड में नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या वॉशिंगटन सुंदर को ड्रॉप करके आप एक और पेस बॉलर लेकर के आएंगे? तो जवाब यहां पर यह है कि नहीं। वो तभी हो सकता था जब आप एक बल्लेबाज कम खिलाने के लिए समझौता करें। मसलन आप चाहें कि नीतीश कुमार रेड्डी को हम ड्रॉप करके एक पेस बॉलर लेकर के आए, तब जाकर काम बन सकता था। या फिर आप सुंदर को ड्रॉप करके आप पेस बॉलर लाएं और नीतीश कुमार रेड्डी आपके ऑलराउंडर हो जाए, तो 4 प्योर पेस बॉलर होंगे और ऑलराउंडर के तौर पर एक नीतीश कुमार रेड्डी हो जाते और फिर जडेजा हो जाते। लेकिन ऐसा लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट जो है वो ज्यादा परिवर्तन करने के मूड में नहीं है। जो हमारे पास जानकारी निकल के आ रही है उसके मुताबिक वॉशिंगटन सुंदर और जड्डू की जोड़ी एक बार फिर से आपको खेलते हुए दिखाई देगी, यानी कि यही दो स्पिनर आपको नजर आएंगे। उसके अलावा 3 पेसर में बुमराह, आकाशदीप और सिराज के साथ जो है चौथे पेसर की भूमिका निभाते आपको नजर आ सकते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी दोनों पारियों में खराब खेले थे, लेकिन उसके बावजूद जो है नीतीश कुमार रेड्डी पर भरोसा इसलिए है क्योंकि हम सबको पता है कि नीतीश कुमार रेड्डी एक शानदार बल्लेबाज हैं और मैनेजमेंट का भरोसा उनके ऊपर कायम है कि अगर ये खिलाड़ी जो है वो खेलेगा तो रन भी बनाएगा और गेंदबाजी में भी आपको ये 8 से 10 ओवर दे सकते हैं दिन भर में और विकेट भी निकाल करके आपको दे सकते हैं। तो ऐसे में टीम मैनेजमेंट जो है ज्यादा परिवर्तन करने के फिराक में नजर नहीं आ रही। तो हम आपको बताते हैं कि आखिरकार जो भारतीय टीम है वो किस प्रकार से नजर आने वाली है तीसरे टेस्ट मुकाबले में। ध्यान सुनिएगा, केएल राहुल और जायसवाल की ओपनिंग जोड़ी जो कि पिछले दोनों टेस्ट मैचेस में कमाल करते नजर आई, वो खेलेंगे। नंबर 3 को लेकर के जो दुविधा है, करुण नायर खेलें या ध्रुव जुरेल खेलें। अब अगर करुण नायर खेलते हैं, जो कि ज्यादातर संभावना है करुण नायर को कंटिन्यू कर दिया जाएगा, तो करुण नायर नंबर 3 पर खेलेंगे। नंबर 4 पर शुभमन गिल होंगे, नंबर 5 पे पंत होंगे, जडेजा 6 पर आएंगे। नीतीश कुमार रेड्डी को नंबर 7 पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, वहीं पर वो खेलेंगे। नंबर 8 पे आपके पास में सुंदर होंगे और 9 नंबर है बुमराह, आकाशदीप 10, सिराज 11। यानी आपके पास में बल्लेबाजी की बात करें तो आपके पास में कुल मिलाकर के 8 नंबर तक बल्लेबाजी हो जाती है, जहां पर सुंदर आते हैं। यानी भारतीय टीम अपनी बल्लेबाजी को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहेगी ताकि बोर्ड पर रन डाला जा सके। गेंदबाजी भी भारत की अपनी पुख्ता होनी चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने 2 स्पिनर रखा हुआ है और उसके अलावा जो है 1 पेस ऑलराउंडर और 3 जेन्युइन पेस बॉलर, यानी कि बुमराह, आकाशदीप, सिराज, 3 फ्रंट लाइन जो है पेसर होंगे और उसके अलावा एक मीडियम पेस ऑलराउंडर के तौर पर आपके पास होंगे नीतीश कुमार रेड्डी। तो 4 बॉलिंग ऑप्शन पेस में हो गए और 2 बॉलिंग ऑप्शन स्पिन में हो गए। तो भारत के पास वेराइटी ऑफ स्पिनर्स और पेसर्स जो आपको नजर आने वाले हैं। तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार अंतिम समय में जो पिच देखा जाएगा, कप्तान ने भी कहा है कि भाई वो पिच देखेंगे टॉस के टाइम पर क्या कुछ होने वाला है और उसके बाद वो फैसला करेंगे कि इस टीम में कितना बदलाव किया जाए, किस खिलाड़ी को लाया जाए। इस पर भी सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अब सवाल यह है कि तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को करना क्या चाहिए? क्या टॉस जीत के भारत को पहले बल्लेबाजी करना चाहिए, गेंदबाजी करना चाहिए? इतिहास ये गवाह है कि यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करना ज्यादा बेहतर रहा है और पिछले दौरे पर ही भारत जो है वो टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करता नजर आया था और भारत मैच जीता भी था। तो ऐसे में टीम इंडिया भी कोशिश करेगी यहाँ पर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी किया जाए, चूंकि अगर आप टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हो तो औसतन स्कोर जो है पहले बल्लेबाजी करने का यहाँ पर 300 से ऊपर का है। उसके बाद दूसरी पारी में 298, तीसरी पारी में यह औसत घट करके और नीचे आ जाता है 260 के करीब में और फिर चौथी पारी में तो बिल्कुल 159 पे चला जाता है। यानी कि चौथी पारी में चेस करना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो जाता है और पहले बल्लेबाजी करते हुए आंकड़ा लॉर्ड्स में जो है काफी बेहतर भी बताया गया। जैसे पिछले 2 टेस्ट मैच में पहले बॉलिंग करते हुए आंकड़ा था, वैसे ही यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए आंकड़ा जो है सही है। अब देखना ही होगा कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम कौन सी होती है, क्या वो इंग्लैंड होती है या वो भारतीय टीम होती है और क्या टॉस इस बार गिल जीतेंगे और गिल जीतते हैं तो क्या करेंगे, पहले बॉलिंग या बैटिंग? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए टीम इंडिया को टॉस जीत करके? जरूर कमेंट करिएगा। आपकी प्लेइंग 11 क्या होने वाली बताइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।